अच्छा बेटा, हम लोग अभी प्राइस मैकेनिज्म हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है। प्राइस मैकेनिज्म हम लोगों ने किया, हम लोगों ने प्राइस कंट्रोल किया है। तो बेटा उसके तरह पास पेपर्स की तरफ जाते हैं, पेपर 2 के ऊपर। मोस्ट प्रॉब्ली जब आप पार्ट सी की बात करें, खासतौर पर मार्केट इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, बेटा मार्केट इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में या फिर ओवरऑल जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना, ओवरऑल जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं पेपर 2 में, उसके अंदर यूजुअली पार्ट सी आपका ऐसा होता है जो यहाँ पे टेस्ट हो रहा होता है मार्केट इक्विलिब्रियम के हिसाब से, ठीक है। और मैंने बेटा आपको ये बात बताई भी है कि पार्ट सी जो आपका होता है वो 6 मार्क का क्वेश्चन होता है। पार्ट सी कितने मार्क का होता है? 6 मार्क का होता है। और अगर वो आपसे ये बोल दे कि एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, अगर वो आपसे बोलता है एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तो बेटा 4 मार्क सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? डायग्राम के। और 2 मार्क किसके हैं? एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो अगर वो आपसे बेटा इस तरह लेके चलता है एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तो 4 मार्क्स फॉर डायग्राम ओनली एंड 2 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। और डायग्राम के मार्क्स कैसे चुराए जाते हैं ये बात भी आपको मैंने सिखाई भी है, वापस से सिखाऊंगा। यहाँ पे आओ बेटा, ये मई जून 2019 का सवाल है, पेपर 22। द मार्केट फॉर कार्स एंड टायर्स आर क्लोजली रिलेटेड। बेटा अगर गाड़ी और टायर क्लोजली रिलेटेड हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों साथ साथ बिकते हैं, यानी कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। The five largest tire firms used to make 66% of all tires। कहता है कि 5 लार्जेस्ट फर्म्स जो आपके पास थी, वो पूरी मार्केट का 66% मार्केट शेयर लेके बैठे हुए थे और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करते। The entry of more than 250 Chinese firms has reduced the global market share of the largest 5 firms to less than 50%। कहता है कि 250 चाइनीज फर्म्स, 250 चीने आपकी मार्केट में एंटर हो चुके हैं। जब 250 चीने आपके मार्केट में एंटर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि बेटा आपके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपका कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। जब बेटा ये सारी चीजें हो रही होंगी, इसका मतलब है कि आपकी पीडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलास्टिक। सही है। आगे लिखा हुआ है सम ऑफ दीज फर्म्स आर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस एंड सम आर इन द प्राइवेट सेक्टर। कहता है कुछ फर्म्स जो हैं वो गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रही है, कुछ फर्म्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर। हम लोग करेंगे पार्ट सी, एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। बेटा डायग्राम की बात कर दी, 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो 6 में से 4 मार्क सिर्फ किसके हो गए? डायग्राम के। और 2 मार्क किसके हो गए बेटा? एक्सप्लेनेशन के। एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कार्स ऑन द मार्केट फॉर टायर्स। कहता है कि अगर आपकी गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो उससे आपकी टायर की मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमने कर्व किसका बनाना है बेटा? हमने कर्व बनाना है टायर का। तो टायर का कर्व उसने आपसे मांगा हुआ है। तो बेटा आओ जरा मार्क्स को चुराना सीखते हैं और देखते हैं कि आप कैसे मार्क्स अपने पास यहाँ पे गेन कर सकते हैं। तो मार्क्स को हमने चुराना है, ठीक है। यहाँ पे आइएगा। कहता है कि अगर गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो टायर की मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा। इधर आओ बेटा, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपने बनाना है एक्सेस। सबसे पहले एक्सेस बनाया, यहाँ पे आपने लिखा प्राइस, यहाँ पे आपने लिखी क्वांटिटी। बेटा यहां तक कितना मार्क मिल चुका है आपको? 1 नंबर मिल गया। हमें 4 उठाना डायग्राम से, कितना नंबर मिल चुका है हमें? 1 नंबर। 1 मार्क सिर्फ और सिर्फ लेबलिंग का, सिर्फ लेबलिंग का 1 मार्क। आगे आओ, फिर आपने बनाना है बेटा सेकंड स्टेप, दैट इज योर एक्समैन। ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, ठीक है। सप्लाई, डिमांड, ये आपके पास इक्विलिब्रियम ई आ रहा है, ये आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है, और बेटा ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ रही है। तो यहां पर कितने मार्क्स मिल गए आपको? 2। पहला मार्क लेबलिंग का, दूसरा मार्क एक्समैन का। उसने कहा कि गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो टायर की मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो बेटा जितनी गाड़ी बनाएंगे उस हिसाब से टायर भी लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। वैसे ही सिंपल तो नहीं, उड़ेगी तो नहीं गाड़ी, टायर तो चाहिए अपने को। तो बेटा अगर गाड़ी की डिमांड बढ़ रही है तो टायर की डिमांड पे भी क्या इफेक्ट आएगा? टायर की डिमांड भी आपकी राइटवर्ड चली जाएगी, फ्रॉम D to D1। बेटा यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स मिल चुके हैं आपको? 3। पहला मार्क लेबलिंग, दूसरा मार्क एक्समैन, तीसरा मार्क शिफ्ट। ये देखो नया इक्विलिब्रियम आ रहा है यहाँ पे, नया इक्विलिब्रियम आ रहा है। आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ रही है और इक्विलिब्रियम प्राइसेस भी बेटा इंक्रीज हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिल चुके हैं? पूरे के पूरे 4। पूरे के पूरे 4 मार्क आपने डायग्राम के इधर गेन कर लिए। सर 2 मार्क कैसे मिलेंगे? बेटा 2 मार्क मिलेंगे एक्सप्लेनेशन से। अब यहाँ पे जरा एक्सप्लेनेशन देखो, कुछ नहीं है, कोई लंबी नहीं करनी, सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखनी है।
ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर कार्स। पहले तो मैंने रीजन बताया कि क्या हो रहा है, आपके पास गाड़ी की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड फॉर टायर विल ऑल्सो शिफ्ट राइट वर्ड फ्रॉम डी टू डी वन। कहता है कि भाई आपकी गाड़ी जब बढ़ रही है तो उसकी वजह से टायर की डिमांड भी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी फ्रॉम डी टू डी वन। इसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइसेस बढ़ रही हैं फ्रॉम पी टू पी वन, और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। सिंपल कहानी आपने रखनी है बेटा। 2 मार्क यहाँ पे मिले, 4 मार्क यहाँ पे मिले, टोटल आपको कितने मार्क्स मिल गए? 6 आउट ऑफ 6। कोई टेंशन वाली बात बेटा, कोई सवाल? क्लियर है सारी चीजें? वेरी गुड। चलो अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे आइएगा। ये क्वेश्चन देखो जरा बेटा, ये क्वेश्चन क्या कहता है? The Indian government has declared that the country now a major car producer will sell only electric cars by 2030। कहता है कि भाई आगे 2030 में जाके हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बेचेंगे। The government wants to reduce external costs, some of which are caused by petrol and diesel car। बेटा ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो छोड़ दो ये लाइन, छोड़ दो इसके, इस पे फोकस नहीं करो, आगे बढ़ो। क्या लिखा हुआ है? डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स इज करंटली रिलेटिवली लो प्राइस इलास्टिक। कहता है कि इलेक्ट्रिक कार्स की जो डिमांड है ना, वो लो है और वो प्राइस इलास्टिक है। यानी कि यहाँ पे कंपटीशन वगैरह ज्यादा है या लग्जरी गुड है, इसलिए वो प्राइस इलास्टिक है। द गवर्नमेंट however thinks that it will not need to subsidize the production of electric cars to achieve its target। कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें सब्सिडी देने की जरूरत नहीं। पार्ट सी, एनालाइज यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम how a subsidy given to producers could affect the market for electric cars। कि यार अगर सब्सिडी मिलेगी तो उससे आपकी इलेक्ट्रिक कार की मार्केट पे क्या अफेक्ट आएगा? बेटा पहले तो मेरी बात एक सुनो, सब्सिडी मिलने से किस पे अफेक्ट आता है? डिमांड पे या सप्लाई पे? सप्लाई पे। सब्सिडी मिलने से किस पे अफेक्ट आता है? सप्लाई पे अफेक्ट आता है, और सप्लाई आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब आओ सारा, मैं अपने 4 मार्क चुराने जा रहा हूँ डायग्राम में से। बेटा वाई एक्सिस पे आ गई प्राइस, एक्स एक्सिस पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, तो यहाँ पे कितना मार्क मिल गया? एक। आपने इनिशियल एक्सपेंस शो किया, ये सप्लाई आ गई, ये डिमांड आ गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन ई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल पी। बेटा यहाँ पे कितने मार्क्स मिल गए आपको? 2 मार्क्स मिल गए। सब्सिडी मिलेगी तो किस पे अफेक्ट आएगा? सप्लाई, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई आपकी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी एस से S1। बेटा यहाँ पे कितने मार्क्स मिल गए आपको? 3 मार्क्स मिले। ये नया इक्विलिब्रियम आया E1, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई Q1, और नई इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल आ गई P1। तो बेटा यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल गए? यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स डायग्राम के मिल चुके हैं। बाकी 2 मार्क कैसे उठाओगे? सिंपल है, एक्सप्लेनेशन से। ये बताओ प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, सब्सिडी से क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर सिंपल बेटा आपको कितने मार्क्स मिल गए? 2 मार्क इसके, 4 मार्क इसके, और टोटल बेटा कितना कमा लिया आपने? 6 मार्क्स कमा लिए। कोई टेंशन? आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा लिया? जी बेटा मैं इक्विलिब्रियम पढ़ा चुका हूँ। कोई टेंशन? समझ गए बेटा? चलो अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। ये मैक्सिमम प्राइस से लिंक कर रहा है, और पार्ट डी है। पार्ट डी का मतलब कि बेटा 8 मार्क वाला क्वेश्चन है, डिस्कस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव दोनों यहाँ पे बताने पड़ेंगे, तब जाके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो क्या कहता है। द पॉपुलेशन ऑफ हंगरी इज द मोस्ट ओबीस इन यूरोप। ओबीस का मतलब पता है? मोटा। यूरोप में सबसे ज्यादा मोटे लोग कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में पाए जाते हैं। आगे देखो जरा। Hungarians eat fewer vegetables than most Europeans and more food types that may be considered to be demerit good। कहता है कि हंगरी में लोगों को सब्जी वगैरह से एलर्जी है, सब्जी से प्रोटीन से एलर्जी है, वो लोग जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं। व्हाट इज डीमेरिट गुड छोड़ देंगे, हमने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन डीमेरिट का मतलब क्या होता है? सोसाइटी के लिए बुरा गुड।
अगर जंक फूड की बात होती है बेटा वो सोसाइटी के लिए बुरा है, ठीक है। आगे सुनो। इन 2017 द हंगेरियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ टैक्स ऑन अनहेल्दी फूड। कहता है कि हंगरी की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितना भी अनहेल्दी फूड है ना सबके ऊपर टैक्स मार दिया, नोन एज चिप्स टैक्स। कि भाई इस तरह लेस की चिप्स है या फिर वो है और कौन जो भी चिप्स विप्स आती हैं सबके ऊपर टैक्सेस मार दिए ताकि लोग ना खाएं, अगर नहीं खाएंगे तो मोटे नहीं होंगे। द टैक्स हैज हैड सम सक्सेस इन मूविंग डिमांड टू हेल्थियर फूड। कहता जब टैक्स हमने लगाया तो उससे क्या हुआ कि उससे हमारे पास के लोग जो है वो हेल्दी फूड की तरफ जाना शुरू हो गए। Some economists suggest that government should use price control as well as taxes to influence the food market। कहता है कि कुछ गवर्नमेंट आपको ये कहती हैं या कुछ इकोनॉमिस्ट आपको ये कहते हैं कि भाई तुम ना प्राइस कंट्रोल लगा लो अपनी मार्केट पे ताकि लोग जो है ना वो हेल्दी फूड खाएं। अब पार्ट डी को पढ़िएगा जरा। डिस्कस वेदर और नॉट अ गवर्नमेंट शुड इम्पोज मैक्सिमम प्राइस। देखो मैक्सिमम प्राइस क्या होती थी? मैक्सिमम प्राइस हमारे पास ऑन फूड, ठीक है, ऑन फूड ये डिमांड आ रही है, ये सप्लाई आ रही है, ठीक है, प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई, ये इक्विलिब्रियम मामला चल रहे हैं। मैक्सिमम प्राइस इज ऑलवेज इम्पोज बिलो द इक्विलिब्रियम। इट इज ऑलवेज इम्पोज बिलो द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब बिलो द इक्विलिब्रियम लगाएगा तो बेटा उसकी वजह से आपके पास मुल्क में क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? शॉर्टेज। ये मैं पहले करवा चुका हूँ और मैंने कहा भी था कि ये रिवाइज करके रखना आज की क्लास से पहले। तो आपके पास बेटा क्या क्रिएट हो जाएगी? शॉर्टेज। अब उसने सिर्फ और सिर्फ फूड का नाम दिया है, उसने ये नाम नहीं लिया कि वो हेल्दी फूड है कि अनहेल्दी है, उसने उसके बारे में कोई बात नहीं। उसने बोला भाई फूड के ऊपर मैक्सिमम प्राइस लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। बेटा बात सुनो, मैक्सिमम प्राइस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोज होती है? मैक्सिमम प्राइस इंपोज होती है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू मेक नेसेसरी गुड्स चीपर, ताकि जरूरत का सामान सस्ता हो जाए, हर बंदे के लिए अवेलेबल हो। बेटा आपको मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम प्राइस के अंदर आप प्राइसेस कम करते हो तो इससे मेरी इन्फ्लेशन भी तो कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि मेरी महंगाई भी तो कंट्रोल हो जाएगी, गरीबों की नीड पूरी होगी, गरीबों को सामान मिल रहा होगा। हाउएवर, हाउएवर का मतलब कि मैं अब अगेंस्ट में जा रहा हूँ, ड्रॉबैक पे जा रहा हूँ। बेटा जो मैंने आपको अभी डायग्राम बना के दिखाई थी उसके अंदर आपने देखा था कि मार्केट में क्या क्रिएट हो गई है? शॉर्टेज। तो क्या ये शॉर्टेज आपके मुल्क के लिए ठीक है? नो, किसी सूरत ठीक नहीं है, आपके मुल्क के लिए खराब है। इसके अलावा बेटा शॉर्टेज के अलावा मैंने क्या बताया कि आपकी जब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं तो उसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग शुरू होती है। सर व्हाट इज ब्लैक मार्केटिंग? इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैंने टमाटर पे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम प्राइस लगा दी, टमाटर की प्राइस नीचे रुक गई है। अब प्रोड्यूसर जाहिर है गुस्से में आएगा, उसकी हट जाएगी, बोलेगा यार ये क्या तरीका है कि मेरी प्राइसेस कम कर दी गवर्नमेंट ने, मैं माल ही नहीं बेचता, जाओ। अब प्रोड्यूसर चुप के महंगा माल बेचना शुरू करेगा, इसे कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा पॉइंटर्स को देखिएगा, आपकी प्राइसेस कम होंगी, आपके गरीब लोगों को फायदा होगा, गुर्बत कम होगी, नेसेसरी गुड सस्ते हो जाएंगे तो बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह की बातें आपने यहाँ पे प्रॉपर 2 से 3 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करनी है। पॉजिटिव, नेगेटिव्स क्या है बेटा? शॉर्टेज, डायग्राम बनाओ, एक्सप्लेन करो। 8 मार्क में मैंने कहा है कि आप डायग्राम बनाएंगे, बेटा डायग्राम बनाए मैक्सिमम प्राइस वाली, डायग्राम बनाए उसको एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद इलीगल मार्केट, इलीगल मार्केट यानी कि ब्लैक मार्केट। इलीगल मार्केट मतलब ब्लैक मार्केट। फर्म्स माइट मेक लॉस। तो जब बेटा फर्म्स लॉस कैसे लेंगी, कैसे बनाएंगी लॉस? अब देखो अगर आपने प्रोड्यूसर की प्राइसेस ही गिरा दी तो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू भी तो फॉल होगा, और जब प्रोड्यूसर का रेवेन्यू फॉल होगा तो बेटा प्रोड्यूसर के प्रॉफिट में भी क्या इफेक्ट आएगा? गिरेगा। हो सकता है कि उसको लॉस होना शुरू हो जाए, जब उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा वो माल ही नहीं बेचेगा, बोलेगा भाड़ में जाओ, मुझे बेचना ही नहीं। समझे बात को? तो ये कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसने आपको ये नहीं बताया कि आप किस तरह के फूड पे मैक्सिमम प्राइस लगा रहे हो, उसने बोला ऑन फूड बस। उसने ये नहीं बताया कि जंक फूड है, हेल्दी फूड है, क्या है, उसने बोला फूड पे मैक्सिमम प्राइस। तो बेटा अब ये भी तो हमें नहीं पता ना, अगर जंक फूड पे लगा दे फिर तो लोग पागलों की तरह ठूसेंगे बैठ के अंगरी में, पहले ही मोटे लोग बैठे हैं। कोई मसले वाली बात? क्लियर है बेटा? चलो अब बेटा हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे।
और हम लोग जरा बात करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर के मार्केट इक्विलिब्रियम में या प्राइस मैकेनिज्म में आपके पास एमसीक्यूज कैसे टेस्ट होते हैं। ये एमसीक्यूज की फाइल आप लोगों के पास ऑलरेडी होगी, नोट्स वगैरह आपके पास होंगे। हम लोग बेटा अटेम्प्ट कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई यूनिट नंबर 6, पेज नंबर 83 के ऊपर। तो जरा देखिएगा, पेज नंबर 83 वाला हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। इधर आओ। देखो बेटा, जिनके पास बुक है काइंडली अपने पास बुक ओपन कर लें। ये बेटा जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसके अंदर है ये चीज, आप चेक करना वापस से, उसके अंदर होगी एक फाइल। ठीक है, इधर आइएगा जरा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द डायग्राम शोज द डिमांड फॉर चॉकलेट। अच्छा भाई, डायग्राम में बेटा हमारे पास चॉकलेट की डिमांड गिवन है। अच्छा भाई, आगे देखिए क्या कहता है। What could cause the movement from point X to point Y? बेटा आप पॉइंट X से पॉइंट Y की तरफ मूवमेंट करते हुए जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। और मैंने आपको आपके लेसन के सिलेबस की फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी आपके पास प्राइस में चेंज आता है, जब भी आपके पास प्राइस में चेंज आता है तो आपके पास क्या आती है बेटा? मूवमेंट आ रही होती है। तो अब यहाँ पे देखो, चेंज इन टेस्ट, बेटा इससे शिफ्ट आएगा, ये आपका आंसर नहीं है। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ चॉकलेट, यस, प्राइस का चेंज। इंक्रीज इन इनकम, नो बेटा, इससे भी शिफ्ट आएगा। एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इससे भी शिफ्ट आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा बी। वेरी गुड, आगे आओ। In many countries, extra staff are employed by the postal service and additional collections of post are made to clear the large amount of mail before holiday period. अच्छा, अब जरा इसको सुनो, क्या चल रहा है? हॉलिडे पीरियड, छुट्टियां चल रही हैं। कहता है जब छुट्टियां आ रही होती है ना, तो होता क्या है कि हम लोग एक्स्ट्रा स्टाफ को एम्प्लॉय करते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा स्टाफ को एम्प्लॉय करते हैं। बेटा मुझे एक बात ये बताओ, आपको एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपके मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। भाई अब मेरी डिमांड अगर इस पेंसिल की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, मैं ये पेंसिल बनाता हूँ और इस पेंसिल की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो मुझे प्रोड्यूस भी तो उस हिसाब से करना पड़ेगा ना। और प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या चाहिए? लेबर। तो यहाँ पे उसने ये बात आपको क्लियरली लिख के दे दी है कि एक्स्ट्रा स्टाफ आर एम्प्लॉयड, कि छुट्टियों से पहले आप एक्स्ट्रा लेबर को लेके आते हो। यानी कि बेटा मार्केट में आपकी डिमांड कैसी है? मार्केट में आपकी डिमांड कैसी है? ज्यादा। आगे सुनो। बाय द पोस्टल सर्विस एंड एडिशनल कलेक्शंस ऑफ पोस्ट आर मेड टू क्लियर द लार्ज अमाउंट ऑफ मेल बिफोर हॉलिडे पीरियड। और वो कहता है कि हम लोग छुट्टियों से पहले अपनी सप्लाई को भी बढ़ाने की करते हैं। यानी कि हम लोग कस्टमर की वांट को पूरा कर रहे हैं। जो उसको चीज चाहिए भाई, ऐसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को 100 पेंसिल चाहिए, तो मैं 100 पेंसिल प्रोड्यूस करके दूंगा, यानी कि मैं सप्लाई कर रहा हूँ 100 पेंसिल। तो उसने बोला कि भाई पोस्टल सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है ना आपके पास छुट्टियों के टाइम पे, तो हम लोग उसकी सप्लाई भी पूरी करेंगे। यानी कि इस पॉइंट पे बेटा मेरे प्रोड्यूसर ने अपनी सप्लाई भी क्या कर दी है? बढ़ा दी है। सवाल कहता है व्हाट हैपेंस टू द डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर पोस्टल सर्विस ड्यूरिंग दिस पीरियड। बेटा आपने खुद देख लिया, आपने खुद देख लिया कि आपकी सप्लाई भी बढ़ रही है और आपकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो देखो, सप्लाई मूव्स टू द राइट एंड डिमांड मूव्स टू द राइट, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा इसका? सी बन रहा होगा। कोई मसले वाली बात। लेफ्ट का मतलब होता है फॉल होना, राइट का मतलब होता है बढ़ना। वेरी गुड, आगे आ जाओ। अच्छा, अब ये जो एमसीक्यू है ना, इसको ये बहुत तंग करता है बच्चों को। और मैं आपको एक आसान तरीका इसको सॉल्व करने का बताता हूँ। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट बहुत आसान है। यहाँ पे आओ। द ग्राफ शोज द मार्केट फॉर राइस। It was in equilibrium at point X. Later there is a very good harvest of rice. अब बात सुनो, अब इसने कितने सारे शिफ्ट एक साथ बना के दे दी। आसान तरीका पता है क्या है? अपना कर्व खुद बना ले। यहाँ पे आपने बनाई डिमांड, यहाँ पे आपने बनाई सप्लाई। ठीक है, सप्लाई, डिमांड। उसने कहा कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है? एक्स पे। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम आप अभी कहाँ बैठे हुए हो? यहाँ पर बैठे हुए हो। ठीक है,
ये मेरा एक्स आ गया, आप करंटली यहाँ पे बैठे हैं। कहता है कि आपकी राइस की हार्वेस्ट बहुत अच्छी हुई, आपकी चावल की फसल बहुत अच्छी उगी है, तो बेटा उससे चावलों की सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चावलों की सप्लाई बढ़ गई फ्रॉम S2 S1। बट क्या डिमांड पर कोई इफेक्ट आ रहा है? नो। डिमांड आपकी अपनी जगह पर बैठी हुई है, बट आपकी सप्लाई क्या हो गई है बेटा? आपकी सप्लाई बढ़ चुकी है। तो बेटा आप पॉइंट एक्स से ऐसे आगे जाओगे, आप पॉइंट एक्स से ऐसे आगे जाओगे और आप किस पॉइंट पे आगे बैठ जाएंगे? आप पॉइंट सी पे आके बैठ जाएंगे। कोई मसला? क्या स्टेज द सेम? अगर डिमांड स्टेज द सेम तो डिमांड तो सेम ही है ना, डिमांड में कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। 4 पे आइएगा। गवर्नमेंट टैक्सेस द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। बेटा उसने गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगाया है। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं उसको? इनडायरेक्ट टैक्स। कि भाई गवर्नमेंट ने गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा दिया। और जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ता है तो बेटा किस पे अफेक्ट आता है? सप्लाई पे। आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। सप्लाई का टॉपिक जो मैंने करवाया था। अब बेटा बात सुनो, आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने से आपकी सप्लाई कम होगी, तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे हो रहा है, लिखा हुआ है व्हाट इज लाइकली टू डिक्रीज। कहता है क्या चीज डिक्रीज होगी? पहला ऑप्शन बोलता है द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग कार। बेटा जब आपके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ती है। और यहाँ पे उसने क्या पूछा हुआ है आपसे? डिक्रीज। कॉस्ट आपकी बढ़ती है बेटा, कम नहीं होती, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। द प्राइस ऑफ कार्स। बेटा जब इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, आपका खर्चा बढ़ेगा, तो प्राइस ऑफ कार भी तो बढ़ेगी ना, प्राइस ऑफ कार कम थोड़ी होगी। उसने यहाँ पे पूछा है फॉल क्या हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। बेटा जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस कमा रही है तो उसका रेवेन्यू तो बढ़ेगा। यहाँ पे उसने आपसे पूछा भाई क्या चीज डिक्रीज होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। द सप्लाई ऑफ कार्स एट एवरी प्राइस। बेटा सप्लाई देख लो क्या हो रही है आप, सप्लाई आपकी फॉल हो रही है। तो क्या चीज फॉल हो रही होगी आपकी? सप्लाई फॉल हो रही होगी, तो आंसर इज डी। आगे आए। द टेबल शोज द प्राइस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्स पर वीक। कहता है डिमांड सप्लाई अपने पास गिवन है। What will be the effect if the government imposes minimum price of $40 per ton? बेटा what is minimum price? मिनिमम प्राइस प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगती है, जैसे कि फार्मर वगैरह। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि उनकी इनकम लेवल सिक्योर हो जाए, टू सिक्योर इनकम, ठीक है, टू सिक्योर प्रोड्यूसर इनकम, जैसे कि फार्मर वगैरह। सही है। अब उसने कहा कि यार अगर मैं मिनिमम प्राइस लगा देता हूँ 40 रुपए की प्राइस पे, तो क्या होगा? सरप्लस होगा, शॉर्टेज होगा, क्या मामला होगा? बेटा सबसे पहले तो आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है इन तीनों में से। इन तीनों में से आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? बेटा मेरी बात सुनो, इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। ठीक है, इज अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल। इसमें कहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर है? यहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपका यहाँ पे बराबर है। देखो डिमांड भी 12 की, सप्लाई भी 12 की, दोनों इक्वल हैं। तो बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या चल रही है आपकी? 30। ठीक है, इसको मैं ग्राफ बना लेता हूँ, इधर आओ। इधर आ गई प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी, ये डिमांड चल रही है, ये सप्लाई चल रही है। ये आपके पास बेटा इक्विलिब्रियम आ गया। सही है। इधर आ गई बेटा सप्लाई, ये आ गई आपके पास डिमांड। आपकी प्राइस आ गई है 30, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम चल रहा है ना आपका। प्राइस आ गई 30 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपके पास आ गई है 12। सही है। ये कहानी आपके पास चल रही है, 12 की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई। अब वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो लगाती है मिनिमम प्राइस। गवर्नमेंट जो है वो लगाती है मिनिमम प्राइस। एट प्राइस कौन सी? एट प्राइस 40। और मिनिमम बेटा ऊपर लगती है। यानी कि अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? 40 की मिनिमम प्राइस लगा दी। तो उसने कहा कि यार मिनिमम प्राइस होने से क्या होगा? आप खुद देखो, जब भी प्राइस आपकी 40 हो रही है, आपकी सप्लाई 14 है, आपकी डिमांड 10 है, तो बेटा सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा? सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। बेटा मार्केट में सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। कोई मसले वाली बात? सारी बातें क्लियर हैं, कोई परेशानी तो नहीं है?
वेरी गुड, आगे आ जाओ। 6, द ग्राफ शोज मार्केट फॉर ब्रेड। अच्छा, ये बेटा ब्रेड की मार्केट है, और अगर आप लोग देखो तो आपकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, आपकी डिमांड बढ़ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट हैव कॉज्ड अ चेंज इन डिमांड फ्रॉम D1 टू D2। कहता है कि मुझे ये बताओ कि आपकी डिमांड D1 से D2 कैसे जा सकती है, किस तरह चेंज आ रहा होगा। अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्रेड। बेटा जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो उससे आपकी सप्लाई बढ़ती है। यहाँ पे हमने क्या बढ़ाना है, डिमांड को बढ़ाना है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव ब्रेड, यानी कि अगर डॉन की जो ब्रेड है, अगर डॉन की ब्रेड सस्ती होती है तो बेक पार्लर की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग किसकी तरफ जाना शुरू करेंगे, डॉन के पास। डॉन की ब्रेड सस्ती होती है तो लोग बेक पार्लर को छोड़ के डॉन पे जाना शुरू करेंगे, तो बेटा बेक पार्लर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट दैट ईटिंग ब्रेड इज हेल्दी। बेटा मार्केट में खबर फैल गई कि ब्रेड खाओगे तो लंबा अरसा जियोगे, हेल्दी होती है, तो इसकी वजह से बेटा ब्रेड को क्या मिल रही है, एडवर्टाइजिंग। और एडवर्टाइजिंग का फैक्टर आपने पढ़ा हुआ है कि इससे आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है। यस। राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू ब्रेड, यानी कि जैम। अगर जैम महंगा होगा तो लोग जैम नहीं खरीदेंगे। जब लोग जैम नहीं खरीदेंगे तो ब्रेड खरीद के क्या करेंगे, तो बेटा अगर जैम महंगा होता है तो ब्रेड की डिमांड कम हो जाती है, जबकि यहाँ पे डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा। डी नहीं बनेगा सुभान, क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। सही है, आगे आए। अब देखो वापस से वही टेंशन वाला एमसीक्यू आ गया। वो टेंशन वाला एमसीक्यू जरा देखना किस तरह हमारे पास चल रहा है। इधर आओ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड बेटा जॉइंटली यूज गुड होता है, आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। टेंशन वाला एमसीक्यू देखना जरा क्या हो रहा है। कहता है कि डायग्राम शोज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम जो है वो आपका एक्स है। सही है, वो आपका एक्स है। विच पॉइंट इंडिकेट्स द न्यू इक्विलिब्रियम पोजिशन इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द कमोडिटी व्हाइल अदर थिंग्स रिमेन सेम। कहता है कि अगर कोक की प्राइसेस बढ़ जाती हैं और ये पेप्सी का डिमांड कर्व है, तो पेप्सी की डिमांड कर्व पे या पेप्सी की इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर कोक की प्राइस बढ़ जाती है तो। बेटा ये देखो, इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। पहले तो सिंपल अपना एक्सपेन बनाओ, सिंपल एक्सपेन बनाओ। बेटा ये सप्लाई आ गया, ये डिमांड आ गया, ये आपके पास बन रहा है एक्स। सही है। अगर बेटा कोक महंगी होती है, उसने क्या बोला हुआ है कि कमोडिटी जो क्लोज है उसकी प्राइसेस बढ़ गई। अगर कोक महंगी होगी तो बेटा पेप्सी की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी फ्रॉम D to D1। ठीक है, डी से D1 गए, आप एक्स पे बैठे हुए थे, अब देखो आप ऐसे ऊपर जा रहे हो। सप्लाई आपकी अपनी जगह पर ही बैठी हुई है, बट डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका 7 का सी हो जाएगा। कमोडिटी, कमोडिटी मीन्स प्रोडक्ट, एंटिटी। ठीक है, कोई मसले वाली बात है, क्लियर है। समझ गए हो। आओ 8 पे आओ। वापस से वही डायग्राम। डायग्राम शोज डिमांड एंड सप्लाई, आप एक्स पे बैठे हुए हैं। बेटा इसको जरा समझना, ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, ठीक है, आप एक्स पे बैठे हुए हैं, सप्लाई, डिमांड। कहता है कि सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन हुई है। तो जब बेटा सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन होगी तो उसकी वजह से आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, आपकी डिमांड बढ़ गई और मैं ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मैं ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर तो कोई पॉइंट हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई पॉइंट हमारे पास है ही नहीं। तो अब मुझे थोड़ा सा और दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे और दिमाग लगाना पड़ेगा। बेटा जब एडवर्टाइजिंग होती है तो उसकी वजह से ये आपकी कॉस्ट पे क्या इफेक्ट आता है, एडवर्टाइजिंग खर्चा है कि फायदा है, एडवर्टाइजिंग आपका खर्चा है, आपकी कॉस्ट है। तो बेटा कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा, वो फॉल हो जाएगी, और आपकी सप्लाई आ जाएगी ऐसे पीछे की तरफ। यहाँ पे D1 आया, यहाँ पे S1 आया, तो अब यहाँ से आप ऐसे मुड़ जाओगे, तो अब ये देखो आप ऐसे ऊपर जा रहे हो, यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है, तो आप फिर ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ेंगे और आप कहाँ पे आ गए बेटा, पॉइंट बी के ऊपर आ चुके हो। कोई मसला,
कोई मसला। बेटा सी तो तब होता है ना जब सप्लाई बढ़ती। एडवर्टाइजिंग से सप्लाई कैसे बढ़ती है? एडवर्टाइजिंग सप्लाई थोड़ी बढ़ती है। वापस से सुनो। किसने पूछा है? सुभान ने पूछा है। सुभान बात सुनो। बेटा आप कहाँ बैठे हुए हो? एक्स पे। ठीक है। अगर बेटा एडवर्टाइजिंग होती है तो उसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ती है। आपको उसूलन आ जाना चाहिए था पॉइंट, इधर मैं लिख लेता हूँ पॉइंट जी के ऊपर। आपको उसूलन आना चाहिए था पॉइंट जी पे, बट आपके पास पॉइंट जी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना? आपके पास पॉइंट जी तो कोई चीज ही नहीं है, आपके पास या तो पॉइंट बी है या तो पॉइंट सी है। अब मुझे अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, मुझे ये देखना है कि सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा। बेटा जब एडवर्टाइजिंग होती है तो ये बिजनेस के लिए क्या है? कॉस्ट। जब बिजनेस का खर्चा बढ़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट आता है? वो कम हो जाती है। तो यहाँ से आपकी सप्लाई ऐसे उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना शुरू करेगी, सप्लाई पीछे की तरफ शिफ्ट करेगी। ठीक है। तो आप बेटा पॉइंट एक्स से उठ के कहाँ पे आ जाएंगे? पॉइंट बी के ऊपर। कोई मसले वाली बात? 9 पे आओ। 9 पे देखो जरा, कहता है डायग्राम है हमारे पास बाइसाइकिल की। बाइसाइकिल के मामला चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम गिवन है। तो लिखा हुआ है द डिमांड फॉर बाइसाइकिल इंक्रीजेस एट द सेम टाइम द मैन्युफैक्चरर आर एबल टू कट कॉस्ट थ्रू न्यू प्रोडक्शन मेथड। तो इधर डिमांड बढ़ने का तो सिंपल सा मतलब है कि डिमांड राइट बढ़ जा रही है। और जब आपके पास कॉस्ट कट हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, सप्लाई राइट बढ़ जा रही है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस चेंज? बेटा पहले आपका इक्विलिब्रियम हो रहा था S1 और D1 पे। पहले यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा था, यानी कि ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी और ये इक्विलिब्रियम प्राइस चल रही थी। ठीक है। आपके पास बेटा ये इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल चल रही है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है। दूसरा इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है? S2 और D2 के ऊपर। ठीक है। आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और बेटा इक्विलिब्रियम प्राइसेस पे अभी भी क्या इफेक्ट है? वो अपनी जगह पर कांस्टेंट खड़ी हुई है। इक्विलिब्रियम प्राइस अभी भी अपनी जगह पर कैसे खड़ी हुई है? कांस्टेंट खड़ी हुई है। तो देखो प्राइस अनचेंज, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो 9 का आंसर बेटा क्या बना आपके पास? 9 का आंसर आ गया सी। कोई मसला? तो कम होगी सप्लाई बेटा, ऊपर का मतलब ऐसे। अगर ऐसे कह रहे हो तो यस कम होगी, अगर ऐसे कह रहे हो तो बढ़ेगी। क्लियर है? बेटा कुछ भी नहीं किया मैंने सुभान। ये पुराना इक्विलिब्रियम था आपका। ये आपका पुराना इक्विलिब्रियम था। S1 और D1, हाँ जी डायग्राम में। ये पुराना इक्विलिब्रियम था S1 और D1, ये क्वांटिटी आ रही थी, ये प्राइस आ रही थी। अब मेरी डिमांड बढ़ गई, साथ ही साथ सप्लाई भी बढ़ गई। तो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा। तो नया इक्विलिब्रियम जब यहाँ पे आया तो आप देखो प्राइस अपनी जगह पर है, बट क्वांटिटी क्या हो चुकी है? इंक्रीज हो रही है। तो आप डायग्राम को देख के बताओ ना कि आपकी प्राइसेस कैसी चल रही हैं। आपकी प्राइसेस अनचेंज हैं और आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, बस ये बताना है आपने। समझे? चलो लास्ट केस पे आओ। ग्रेड MCQ नंबर 10। द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर समटाइम्स ट्राई टू रेज द प्राइस ऑफ ऑयल। कहता है कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसर अपनी प्राइसेस को कभी कभार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाउ वुड दिस बी शोन ऑन डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम? ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम पे कैसे शो हो रहा होगा? बेटा जिधर आओ, मैं सिंपल इक्विलिब्रियम बनाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? कि आपने प्राइसेस बढ़ानी है। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, सही है। ये केस चल रहा है आपके पास। डिमांड सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है, और बेटा ये आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ रही है। ठीक है। अब हम लोग अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में प्राइसेस बढ़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखो, कहता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व टू द राइट। बेटा अगर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की वो बात कर रहा है ना, टू द राइट, इसका मतलब ये है कि आपकी प्राइसेस जो है ना वो फॉल हो रही है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व टू द राइट का मतलब क्या है? कि आपकी प्राइसेस यहाँ पे फॉल हो रही हैं। और उसने क्या बोला है? आपने प्राइस को क्या करना है? बढ़ाना है। तो बेटा ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसको काट दो। आगे सुनो, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द राइट। बेटा अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ जाएगा? प्राइसेस आपकी फॉल हो गई। ठीक है। और हमने प्राइसेस क्या करनी है? बढ़ानी है। तो बेटा ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसको भी काट दो।
शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द लेफ्ट, यानी कि जब वो लेफ्ट की बात कर रहा है तो वो कुछ ऐसे शिफ्ट की बात कर रहा है। जब बेटा वो ऐसे शिफ्ट की बात करेगा तो इससे भी प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, प्राइसेस कम हो रही हैं। ठीक है। और हमने प्राइस को क्या करना है, हमने प्राइस को बढ़ाना है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसको भी काटो। शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, कहता है कि आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट होके पीछे आ गया, तो बेटा नया इक्विलिब्रियम देखो कहाँ आ रहा है, E1 पे। नई प्राइस आपके पास कहाँ पे आ रही है, P1 पे। और बेटा नई क्वांटिटी आपके पास क्या आ रही है, Q1। उसने क्वांटिटी तो आपसे पूछा ही नहीं, उसने बोला कि भाई प्राइसेस बढ़नी चाहिए। तो क्या प्राइसेस बढ़ रही है कि नहीं, आपकी प्राइसेस आपकी बढ़ रही हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, डी बन जाएगा बेटा, कोई मसले वाली बात, कोई मसले वाली बात। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो आपको बताने थे किस तरह अटेम्प्ट होते हैं। आई होप कि आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे और खुद इनको अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे, ठीक है।